बारिश नहीं आ रहा है। वंदना से हमारी परंपरा रही है और आवश्यकता भी कार्यक्रम संपन्न हो। इसके लिए मैं सबसे पहले अनुरोध करूँगा प्राचार्य प्रोफेसर आशा दुबे, श्री सुरेश दुबे, श्री संजीव मिश्रा और उसके साथी अपूर्वा दुबे, कुमारी करिश्मा तिवारी, दीपक सक्सेना अनुरोध है कि आप भवानी की वंदना प्रस्तुत करें। अतिथियों का स्वागत करेंगे और सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा श्री कैलाश कटियार जी से कि वे आएँ और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रह्मदत्त अवस्थी जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। कैलाश कटियार जी। आदरणीय आरसी सक्सेना जी विराजमान, उनसे अनुरोध है कि वे आए। निमिष टंडन जी से अनुरोध है कि वे आए। डॉक्टर रनीश जी से कि संस्था प्रमुख होने के नाते यहाँ जितने हमारे मुख्य अतिथि हैं, सम्मानित साहित्यकार, हमारे साहित्यकार हैं और जो भी यहाँ सरस्वती समारोह में जो सम्मिलित विद्वान हैं, उन सबका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। अभिव्यंजना के 33वें ऐतिहासिक समारोह में उपस्थित सभी प्रभुजन एवं परम आदरणीय मुख्य सूर्य प्रसाद मिश्र जी, हम सब आपका हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। मान्यवर, आपके तपोवंत व्यक्तित्व की आलोकमयी सामर्थ्य हमारी निष्ठा का संरक्षण, हमारी निष्ठा को संबल और हमारी भावनाओं को कृतज्ञता प्रदान कर रहा है। हम आभारी हैं। राष्ट्रभाषा की वंदना के इस महत्व अनुष्ठान में आपकी प्रभाती उपस्थिति समारोह को गरिमा प्रदान कर रही है। हम आपको पधारने के लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हम धन्यवाद देते हैं आपकी शोभा श्रीवास्तव को, जिनकी आंखों में हमने आपके प्रति श्रद्धा का बहुत बड़ा सागर देखा है और उनकी कृपा से आप यहाँ पधारे हैं। मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर राजकुमार सिंह जी से कि वे आपको तिलक पहनाकर हमारी मंगल कामनाओं की गति दें और श्रीमती मातृ दुबे जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपको स्मृति चिन्ह भेज करके आपकी मन में हमारे प्रति हमेशा संस्था के प्रति एक यादगार बनी रहे, ऐसी आशा करती हूँ। उपस्थित हूँ अध्यक्षता करेंगे, उनका स्वागत करती हूँ।
हमारे आपको अभिनव श्री सम्मान से सुशोभित कर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। हमारे बीच डॉक्टर सुधा रानी सिंह जी उपस्थित हैं, जो साहस, तेजस्ता और अपूर्व बुद्धिमत्ता की धनी है। हम उनका अभिनंदन करते हैं और आपको महेशी महादेवी वर्मा सम्मान से विभूषित कर रहे हैं। आपने जो अमूल्य समय दिया, मेरठ से यहाँ पधारे हैं, उसके लिए हम आपके ऋणी हैं। देश का काम है, हर हालत में रखूंगा और मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आपका बात जो उपस्थित है, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता जो युवाओं के महाविद्यालयों का रिप्रेजेंटेशन है। जीएन कॉलेज का, बद्री विशाल महाविद्यालय का, हमारे देश के युवकों को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो भारतीय स्वतंत्रता, साधना, संस्कृत और दार्शनिक नैतिकता का प्रतीक हो। आर्थिक क्षेत्र में भारत अवश्य पिछड़ा है, किंतु साहित्यिक, संस्कृत, साधना और चिंतन की उसके पास लंबी परंपरा है, जो आज भी विश्व को कुछ न कुछ दे सकती है। किंतु अनावश्यक रूप से युवकों को इस परंपरा से अलग कर पश्चिमी की खोखली संस्कृति में ढालने को मजबूर किया जा रहा है। अंग्रेजी भाषा, चिंतन, मनोरंजन, साहित्य, सिनेमा द्वारा भारतीयता बिल्कुल खारिज होती जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत ही अंग्रेजी पुस्तकों का सबसे बड़ा प्रकाशक है। ऐसे हाल में पुस्तकें खरीदी भी जाती हैं। यह चिंता का विषय है और साथ ही दुख भी होता है। किसी भी देश में युवा समुदाय का विकास विदेशी भाषा, विदेशी प्रकाशन, पढ़ाई, शिक्षा, संस्कृति के आधार पर नहीं हो सकता। इससे युवा शक्ति कुंठित और पतनशील हो जाती है। हम और प्रकाशन भी इसी का विकास होना चाहिए। इस दृष्टि से संपूर्ण लेखन, प्रकाशन, अनुष्ठान पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जयपुर में काम करना चाहती थी, बहुत अच्छा स्कूल है, उसमें उसको हिंदी अध्यापिका के लिए जाना था। उसको अंग्रेजी स्कूल में हिंदी अध्यापिका, वो वहाँ से भागी हुई मेरे पास आई और मुझसे बोली, मैं 4 दिन की छुट्टी लेके आई हूँ, आपके पास आऊँगी, अंग्रेजी बोलना सिखा देना, मेरा इंटरव्यू है। मैंने 2 मिनट सोचा, मैंने उनसे कहा, सुनो मेरी बात, 4 दिन नहीं, तुम कल ही वापस जाओगी, तुम एक शब्द हिंदी का नहीं बोलोगी। अगर कोई तुमसे हिंदी में, अंग्रेजी में इंटरव्यू लेता है तो वहाँ गंभीरता से कहना, मैं यहाँ हिंदी की टीचर हूँ और आप मुझे अंग्रेजी में इंटरव्यू कर रहे हैं। लानत है आप पे, ऐसे स्कूल पे मैं काम नहीं करना चाहूंगी। आप अपना स्कूल अपने पास रखिए, धन्यवाद, ये कह के तुम बाहर चली आना, वो सौभाग्य तुम्हें बुलाएंगे। और ये बात इतनी सटीक बैठी कि जैसे गई उन्होंने लाइन शुरू करी, उससे पहले इन्होंने कह दिया, रुक जाइए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं हिंदी की टीचर हूँ, अगर आप अंग्रेजी में बोले तो मैं स्कूल छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे आप अपना आवेदन वापस ले लीजिए। वो देखते दंग रह गए और उन्होंने माफी मांगी, आगे कोई बात नहीं करी और उन्हें तुरंत कार्य कर दिया। ये एक उदाहरण देना चाहती हूँ जो युवा वर्ग बैठा है कि अपनी भाषा पे गर्व करो। दूसरा एक छोटा सा और उदाहरण है, मैं पिछले 10-15 साल से बराबर यूरोप अमेरिका जाती हूँ। पहले लंदन में ये था कि वो लोग अंग्रेजी में बोलते थे, अभी पिछले 2-3 साल से लोग देख रहे हो सबके सब हिंदी और पंजाबी। पिछले बार मुझे 2 घंटे का बीच में समय था, मैंने उनसे पूछा, हमारे बीच बंधुआ आ गए थे, मैं उनका बार-बार स्वागत करती हूँ और क्षमा चाहती हूँ कि उनके पास निमंत्रण नहीं पहुँचा था और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने भाषा के प्रति इतना सम्मान रखा और जैसे ही आपको पता चला आपने पूछा और आप यहाँ पधारे हैं। मैं बता रही थी, जब मैंने उनसे पूछा कि ये हुआ क्या है, आप सबके सब इतने सटीक हिंदी बोल रहे हैं, तो मुझसे उन्होंने बताया उनकी नौकरी हिंदी के कारण है। जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनको 3 वर्ष का भारतवर्ष में
दिया कि वो हिंदी अच्छा बोल सकती है, पढ़ सकती है, लिख सकती है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। एक बार पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद। अभी संस्था प्रमुख अतिथियों का आए हुए महानुभावों का स्वागत कर रही थी। एक तरफ आपको हार्दिक धन्यवाद। अभी ऐसा लगता है कि हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत पूर्ण नहीं हुआ है। मैं चाहूँगा के स्वागत में जो मेरे उद्गार हैं प्रांगण हमारे है पुलकित हृदय और गदगद है वाणी। हृदय भाव सात के है अक्षत हमारे है लाली उषा की ये रोली सुहानी। पधारे गुरुदेव प्रांगण हमारे है पुलकित हृदय और गदगद है वाणी। कॉलेज कन्नौज के विभाग के प्रवक्ता डॉक्टर कृष्णकांत दुबे मुख्य अतिथि को कुछ भेंट करना चाहते हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे आए और उनके सम्मान में ये भेंट प्रस्तुत करें। पिछले 2 वर्ष पहले हमने लोक संस्कृत, लोक साहित्य एवं लोक संस्कृत का प्रकाशन किया था और यह अंक फर्रुखाबाद और कन्नौज के रचना शिल्पियों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता है। अक्षरालों का यह 8वां अंक यह आपके सामने प्रस्तुत है। मैं अनुरोध करूँगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष डॉक्टर निशित जी से कि अक्षरालों का विमोचन करने की कृपा करें। अभी आपने उनका एक गीत सुना। उन्होंने एक काव्य कृति की संरचना के लिए प्रणयन किया है, पावसगण। मैं चाहता हूँ आप भी खोल लीजिए। आइए सही। अरे बुलाने अक्षरालोक संस्था प्रतिवर्ष विशिष्ट साहित्यकारों का सम्मान करके स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करती है। इस वर्ष भी हमने 6 विशिष्ट विद्वानों, साहित्यकारों, उनमें पत्रकार भी सकते हैं, सबको सम्मानित करने का आयोजन किया है। यह संस्था ऐसे साहित्यकारों को सम्मानित करके स्वयं ही गर्व का अनुभव करती रहती है। सबसे पहले मैं अनुरोध करूँगा श्री सुशील राकेश जी का सम्मान होगा और मैं अनुरोध करूँगा डॉक्टर शोभारानी श्रीवास्तव जी से कि वो आए और सुशील राकेश जी का परिचय देने का कृपा करें। राकेश जी का परिचय देने के लिए मुझे आज्ञा दी गई है। सुशील राकेश जी के पिता का नाम पंडित इंद्रदत्त शर्मा, माता जी का नाम श्रीमती गोमती देवी। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1948 में कन्नौज में हुआ था। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं बच्चे समग्र हैं 1979 में प्रकाशित हुआ, मेहंदी घाट 1990 में, गंगा अपने पास
1997 में प्रकाशित हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से इन्हें साहित्य में प्राप्त हुआ था। संप्रति इस समय वो पंडित सुंदरलाल मेमोरियल पीजी कॉलेज कन्नौज में अर्थशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इलाहाबाद जनपद के गांव दुबेका पुरवा में इनका बचपन बीता। 1971 में दैनिक भारत तथा नई कहानियों में संपादक रहे। 1972 में अवकाश मासिक पत्रिका के संपादक रहे। 1970 में कन्नौज में दर्शिका पत्रिका के अवैतनिक संपादक तथा 1988 से 1993 तक नवभारत टाइम्स लखनऊ के संवाददाता रहे। इसके अतिरिक्त सुगंधा और कादम्बरी का वार्षिक संपादन इन्होंने किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने साहित्य महोपाध्याय, अंतरराष्ट्रीय हिंदी साहित्य संस्थान प्रयाग ने हिंदी भूषण तथा पंडित शिव दुलारे लाल स्मृति सम्मान समिति ने सम्मानित किया। कन्नौज में ही कन्नौज रत्न की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया और देश की प्रमुख पत्रिकाओं में कविताएं, कहानियां तथा आलेख एवं साक्षात्कार प्रकाशित हुए। मध्य प्रदेश राज्य हिंदी साहित्य सम्मेलन सतना मध्य प्रदेश द्वारा साहित्य सागर 2005 में, अखिल भारतीय हिंदी सेवी संस्थान इलाहाबाद द्वारा 2008 में काव्य संग्रह शून्यकाल के लिए कृष्णा शाही अंजलि पुरस्कार प्राप्त किया तथा मित्रकुल प्रयाग द्वारा साहित्यामृत सम्मान एवं साहित्य श्रोमणी मानद उपाधि से निलंबित किया गया। इनका इतना विशेष योगदान अर्थशास्त्र के होते हुए भी जो हिंदी साहित्य में उनका विशेष योगदान है, ये हिंदी साहित्य के लिए असीम जो एक प्रकार के उपकृत उससे हुआ है हिंदी साहित्य, इसलिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय श्री कृष्ण। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय सुशील राकेश जी को मंच पर और आज के मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूँगा उन्हें सम्मान पत्र साथ ही अच्छा हाथ लगा दीजिए आप यहाँ। श्रद्धेय मुख्य अतिथि और डॉक्टर अवस्थी और हमारे परम सहयोगी डॉक्टर और संस्था के प्रमुख डॉक्टर रजनीश शरीफ जी, काफी दिन के बाद मैंने संस्था के प्रमुख को देखा। मुझे डॉक्टर प्रताप ने टंडन किया है कन्नौज में। डॉक्टर प्रताप ने टंडन ने इतना बृहद रूप से कार्य हिंदी के लिए किया था तो उसको बुलाया नहीं जा सकता। उसी तरह से डॉक्टर रजनीश शरीफ को देख रहा हूँ तो लग रहा है कि फरुखाबाद के ऐसी विदुषी महिला है जो वास्तव में हिंदी के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे ही लोग हिंदी की सेवा करने के लिए तत्पर भी रहेंगे। तो हम सबका जो हम लोग रचनाकार हैं इनको हमेशा सम्मान मिलता है। मैं पता नहीं क्यों जब फरुखाबाद आता हूँ तो बहुत छोटा सा हो जाता हूँ। इतनी उम्र के बाद मुझे
मुझे इस समय लग रहा है कि मैं बहुत छोटा सा हूँ। और उसका एक मुख्य कारण है महिषी महादेवी वर्मा। महादेवी जी की याद मुझे यहाँ बहुत देर से आगे रहती है। उनका जन्म स्थान है और जब मैं उनसे मिलने जाया करता, जब पढ़ा करता था तो उनसे मिलने जाता था तो बड़ा छोटा सा उनके सामने लगता, विशाल व्यक्ति। उनकी आवाज ऐसी ओजस्वी थी कि हम BA पार्ट में पढ़ते थे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सबसे पहली बार छात्र संघ में उनको बुलाया गया था और वो बोल रही थी तो दूर से आवाज उनकी सुनाई पड़ी। हमने कहा कि ये कौन बोल रहा है? लोगों ने बताया कि महादेवी जी आएंगी बोल रही हैं। तो अनायास मेरे पाँव उनकी तरफ जाएगी, मैं भी देख लूँ तो है कैसे। ये पार्टों के साथ तो इतना क्या जाने की कहाँ क्या होता है। तो बड़ी उत्सुकता हुई, कितना सुंदर, इतना ओजस्वी, इतना बढ़िया भाषण दे रही थी। मंत्रमुग्ध होकर के सारे विद्यार्थी, जो छात्र विद्यार्थी थे जिनको राजनीति से मतलब साहित्य से क्या मतलब, और महादेवी जी से ऐसे व्यक्तित्व को उन्होंने बुलाया था, कुछ बड़ा अच्छा लगा। पहली बार ऐसा लगा और उन्होंने कहा कि आत्मदीपो भव, अपनी आत्मा के दीपक को प्रज्वलित करिए। तो हम सारे लोग जब ऐसा करेंगे तो निश्चित है कि जिस धारा में चलते होंगे, चाहे हिंदी की धारा हो, चाहे राजनीति की धारा हो, चाहे साहित्य की धारा हो, चाहे किसी भी रचना की धारा हो, उस तेजी से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ छोटा सा हो जाता हूँ। लगता है मुझे महादेवी जी बैठी हुई है और रजनी सही जो बोल रहे हैं कि मुझे कुछ लग रहा था कि उनकी आवाज में आवाज मिल रही, तो इसलिए छोटा हो जाता हूँ और भाव भी हो जाता हूँ। तो जो बोलना रहता है वो भी बोल जाता हूँ, क्या बोल रहे हैं ये भी हो जाता है। और ये बड़ी उनका स्नेह मुझ पर रहा कि उनके अंत समय तक मैं बराबर उनसे मिलता भी रहा और जुड़ा था। और अंत समय का मौका भी मुझे मिला कि मैं उनकी अस्थियां कन्नौज लाया और उसको कन्नौज की गंगा में विसर्जित किया गया। और आप यहाँ 11 मार्च को यहाँ उनके कलश के रूप में लाया और यहाँ पर उनके मकान में उस जल को डाला था। और कब आपका जो स्वागत था, मुझे लग रहा था कि महादेवी जी ऊपर से अगर देख रही होंगी बहुत खुश होंगी। कम से कम 30-32 गेट बने थे उनकी कविताओं के, उनकी किताबों के नाम से, और बहुत ज्यादा स्वागत किया उस कलश का। लगा कि महादेवी जी स्वयं वो मेरे देखा हुआ है सब, क्योंकि मैं उसमें थोड़ी सी भूमिका में प्रमुख मैं भी था। तो वो भी जब याद आता है तो मैं छोटा सा जाता हूँ। ये महादेवी का घर है जहां महादेवी ने जन्म लिया और इलाहाबाद में जाकर इतनी ऊंचाई पर उन्होंने उस शहर को खड़ा कर दिया कि लगने लगा पूरा विश्व महादेवी में हो गया। और ऐसा नहीं था कि वो राजनीति के लोगों से परिचित नहीं थी, सभी से परिचित थी। जवाहरलाल नेहरू से परिचित थी, गांधी से परिचित थी, सभी से परिचित और सबसे अंदर उनका संबंध था। लेकिन उनके काम और साहित्य पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा जो कांग्रेसी मेंबर हो गई, वो कांग्रेस से झड़ा लिए घूम, ऐसा कुछ नहीं। ये उनकी साहित्यिक विशेषता थी। मैं अभिवेदना के सारे लोगों को और रजनी सही जी को खासकर जिन्होंने मुझे महादेवी की याद दिलाई, मैं सभी को आभार देता हूँ जो मुझे छोटे से एक तो सम्मान दिलाए। सब बहुत अपने आप को बोलते रहे थे, बोलते बोलते अत्यधिक भावुक हुए। वे एक बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं। मेरे शहर की मुद्रा नामक का ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है, उसे पढ़कर पता चलता है कि आपकी कविता में कितनी गहराई है। दूसरे साहित्यकार के रूप में हमारे डॉक्टर सुधारानी सिंह जी हैं, जो मेरठ शहीद मंगल पांडे गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज में हिंदी भाग में प्राध्यापिका हैं। मैं उनका परिचय देने के लिए आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर माधवी दुबे जी को कि वे आए और उनका परिचय दें। धन्यवाद साथियों, मुझे डॉक्टर सुधारानी सिंह जी का जीवन पर पढ़ने का निर्देश प्राप्त हुआ है। डॉक्टर सुधारानी जी शहीद मंगल पांडे गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज माधापुरम मेरठ में
हिंदी की प्राध्यापिका हैं। आपने आगरा विश्वविद्यालय आगरा से एमए, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से पीएचडी और रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। आप हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं। आपके 3 प्रमुख ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। नंबर 1 जयशंकर प्रसाद की कहानियों में ऐतिहासिकता, नंबर 2 हिंदी गीत गजल डॉक्टर रमा सिंह की रचनाओं का मूल्यांकन और नंबर 1 कमलेश्वर जीवन यथार्थ के शिल्पी। इन ग्रंथों के अतिरिक्त अनेक शोध पत्रिकाओं जैसे कार्यवृत्तिका, शोध दिशा, संचार बुलेटिन, मानस संगम आदि में आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध लेख प्रकाशित हुए हैं। अनेक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में तो आपके लेख प्रकाशित होते ही रहते हैं। आपको कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें राष्ट्रीय पत्रकार अवार्ड 2010 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आपने बहुत ही कम समय में अपनी कार्यक्षमता के बल पर अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है, जैसे संपादकीय परामर्शदात्री समिति, अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल संचार बुलेटिन लखनऊ, परामर्श मंडल, शोध पत्रिका शोध दिशा बिजनौर, उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय अकादमिक सोसाइटी लखनऊ, विशेषज्ञ समिति अनुसंधान विमर्श, अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका आगरा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप श्रेष्ठ ग्रंथों का प्रणयन कर हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि करेंगी। अच्छा सामने देखिए। सबसे पहले माशा के शब्द और संस्था प्रमुख शरीर में जो बहुमुखी प्रतिभा देखने डॉक्टर रजनी शरीर में और मुख्य अतिथि सर प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, मंच पर सभी अतिथिगण तथा इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय पत्रकार समूह, छायाकार सभी, आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज आप लोगों ने मुझे महिषी महादेवी वर्मा सम्मान देने के लिए आमंत्रित किया है। ये सम्मान न सिर्फ मुझे बल्कि आगे आबादी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये सम्मान मुझे एक नई दिशा देगा और मेरा उत्साहवर्धन करेगा तथा साहित्य में और अच्छा करने के लिए मुझे प्रेरित करेगा। आप सभी लोग मेरे वरिष्ठ हैं, मुझसे ज़्यादा जानकार हैं, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के सामने अभी सीख रही हूँ। आप लोगों से मुझे काफ़ी कुछ सीखना है, तो मैं सिर्फ ज़्यादा न कहते हुए इतना कहना चाहूँगी कि भाषा किसी भी राष्ट्र की जान होती है, पहचान होती है, तो हमें हमेशा अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए। हम लिखें, पढ़ें और बोलें तो सिर्फ अपनी ही भाषा में भाषा इन्होंने लगभग 60 पुस्तकों का प्रयोग किया है जो प्रकाशित की हैं और उनका परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री ब्रज किशोर जी को। श्री ब्रज किशोर जी साहित्यकार का हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ, जिनके कारण
आपका ये हमारा 33वां वार्षिक उत्सव संपन्न हो रहा है। हमारे सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिनके आलोक में हम यहाँ पर सब लोग विराजमान हैं। आदरणीय आपके मुख्य अतिथि माननीय श्री सूर्यप्रकाश जी दीक्षित और अध्यक्षता से स्वयं मंच को गौरवान्वित करती है आदरणीय श्री अवस्थी जी, संस्थापक डॉक्टर रमेश जी, अन्य डॉक्टर राजकुमार सिंह जी जो संपादक भी हैं और संचालक भी हैं, शासन परिवार, पत्रकार, अन्य सभी बंधुओं का हृदय स्वागत वंदन करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि मुझे एक दायित्व दिया गया श्री राजेश चक्र जी का मैं कुछ सूक्ष्म परिचय दूं। परिचय का इतना विशाल है इसे समाहित करना थोड़ा कठिन है, लेकिन सागर को गागर में भरने का प्रयास कर रहा हूँ। एक हिंदी वो भाषा है इसमें भिन्न भाषा भाषियों मिलेगी मनमानी मौज, हिंदी के हिंडोले में तभी तो बैठ जाइए। हिंदी का वो हिंडोला है जिसमें किसी भाषा के व्यक्ति को जितना सुकून मिलता है, जितना सुख मिलता है, उतना अन्य किसी भाषा में नहीं मिल सकता। ये दावा है, विश्वास। आइए उनके संदर्भ में श्री राजेश चक्र जी का पूरा नाम श्री राजेश कुमार गुप्त जी है, पिता स्वर्गीय धीरजलाल जी और धर्मपत्नी श्रीमती रेणु गुप्ता MSc गणित B.Ed और श्रीमती अर्चना ये उनका अपना पारिवारिक परिचय है। जन्म आपका 14 नवंबर 1955 में हुआ है। प्रेरणा स्रोत कर्मठ व्यक्तित्व रहे हैं महात्मा गांधी जी, गांधी जी, प्रेमचंद जी और उनके पिता जी। ऐसा लगता है उनके कार्य में त्रिवेणी पंच नदियों का समावेश। त्रिवेणी में केवल 3 विधाएं हैं और पंच नदियों में 5 विधाएं। मैं पहले आपसे कह चुका हूँ कि राकेश चक्र जी आज नहीं आ सके हैं, उन्हें आचार्य प्रदेश में सम्मान से समय दिया जा रहा है। उनके मित्र पधारे हुए हैं। मैं इससे पहले कि मैं बोला हूँ, मैं आलोक राजा जी को भी मंच पर आमंत्रण चाहता हूँ कि वे आए और श्री राम मिश्र जी को ये सम्मान दें। राम नरेश जी भी मंच पर आने का करें। आज हमारे बीच में पत्रकार है, वो है श्री वेदपाल सिंह जी। मैं श्री जवाहर सिंह जी हाँ श्री वेदपाल सिंह जी का प्रतिनिधित्व की मैं करता हूँ। पत्रकार को ही श्री राजेश हजेला जी को। या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। आज ऐसे व्यक्ति का परिचय देने के लिए मुझे बुलाया गया है जिनके साथ मैंने दैनिक जागरण में कार्य किया है। उनकी निष्पक्षता, निर्भीकता से सभी लोग परिचित हैं। मैं उनके बारे में कुछ प्रस्तुत करना चाहूंगा। 15 जनवरी 1966 को ब्लॉक कमालगंज के कतरौलीपट्टी ग्राम में जन्मे श्री वेदपाल सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरा शहर, पूरा जनपद उनके नाम से और उनके काम से परिचित है। आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने ब्लॉक संवाददाता में के रूप में, कमालगंज के ब्लॉक संवाददाता के रूप में अमर उजाला से करना चाहता हूँ। इसके साथ ही उपकार और को भी मैं सलाम करता हूँ, वो भी आए उपकार।
तो आचार्य महावीर साहब के सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। सबके मुख्य अतिथि आदरणीय सूर्य प्रकाश दीक्षित जी, जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद से गरिमापूर्ण अवकाश लिया है, उनकी सहधर्मिणी हम सबके प्रेरणा स्रोत अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय डॉक्टर ब्रह्मदत्त अवस्थी जी, अभिवंदना की संस्था प्रमुख आदरणीय डॉक्टर रजनी सलीम जी, जो राजनीति, चिकित्सा व्यवसाय और समाज सेवा के साथ साथ हिंदी की भी सेवा कर रही हैं, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। मैं अभिवंदना की ओर से आदरणीय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से जोड़कर सम्मान मिलने से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने सरस्वती जयंती गरिमा में पत्रिका का लंबे समय तक संपादन किया, उनके नाम से अपना नाम जुड़ने से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं खुद को इस सम्मान के योग्य नहीं मानता था, लेकिन निश्चित रूप से संस्था से जुड़े लोगों, समन्वयक डॉक्टर राजकुमार सिंह जी, संस्था प्रमुख का हो सकता है व्यक्तिगत स्नेह के कारण रहा। सम्मानित होने वाले सभी महानुभावों में मैं सबसे आयु में भी छोटा हूँ और काम से भी छोटा हूँ, लेकिन इतना जो पांडाल में लोग मौजूद हैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हिंदी ने हमें रोजगार दिया है, तो जीवन पर्यंत हिंदी की सेवा करूँ। सौभाग्य से मैं विज्ञान का छात्र रहा। जिस समय 1980 में आरपी डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा था, हाई स्कूल में विज्ञान वर्ग से, उन दिनों विज्ञान, गणित और अंग्रेजी में ही अपना पूरा समय जाया करता था और हिंदी को सिर्फ जिस दिन परीक्षा थी उसी दिन पढ़ा। उसके बाद 100 में से जब 71 अंक हिंदी में मिले तो बड़ा गौरव का अनुभव हुआ और उसी दिन से मन में कुछ ऐसा संकल्प जागा कि हिंदी हमको बुला रही है। भले ही मैंने हिंदी पढ़ने में समय नहीं दिया और अंक 71 मिल गए, हालांकि विज्ञान में भी अधिक अंक मिले थे, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का तब मौका मिला था, लेकिन समय ने, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों ने इस तरह करवट बदली कि अंततः हमें फिर से हिंदी की शरण में आना पड़ा और पत्रकारिता के क्षेत्र में, विज्ञान को छोड़कर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरा और अमर उजाला जैसे गरिमामय पत्र में काम करने का मौका मिला। उसके बाद तमाम पत्र पत्रिकाओं में लेख छपे और तब से लगातार हिंदी से जुड़ा रहा। अपने पत्रकारिता के कार्यकाल में मैंने हिंदी को लोक भाषा बनाने के लिए छोटा मोटा काम किया। इसके लिए मुझे अपने संपादकों, उप संपादकों की कभी झड़की सहनी पड़ी तो कभी डांट खानी पड़ी। मैं आज हिंदी के अधिकांश विद्वान सभा मंच में मौजूद हैं, मैं तो उनके चरणों में निवेदन करते हुए यह धृष्टता कर रहा हूँ कि हिंदी को कठिन भाषा बनाने के बजाय लोक भाषा बनाने के लिए कार्य करने की जरूरत है। लोक भाषा हिंदी बने, गांव गरीब की झोपड़ी तक पहुंचे तो निश्चित तौर पर हिंदी को और समृद्धि मिलेगी। एक और कमी मुझे खटकती रही, विज्ञान का लेखन हिंदी में उपलब्ध नहीं है। जब जब विज्ञान की पुस्तकों की खोज की जाती है हिंदी में उनकी उपलब्धता का, जो बड़े लोग हैं, मेरी तो इतनी क्षमता नहीं है, निश्चित रूप से विज्ञान का लेखन भी हिंदी में भाषा में होना चाहिए। ये हिंदी पर और अपने ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। मैं तो हिंदी की जितनी तारीफ करूं और जितना खुद को कृतज्ञ महसूस करें वो कम है। हिंदी ने मुझे रोजगार दिया, जबकि मैंने हिंदी की सेवा उस तरह से नहीं कर पाई। और अभिवंदना के सभी साथी सदस्यों को धन्यवाद देते हैं। समन्वयक डॉक्टर राजकुमार सिंह, जिनका व्यक्तिगत श्रेय भी मिलता रहता है। डॉक्टर जवाहर सिंह जी ने जब हमें बगीरलाल ने बताया कि आपको सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है तो हमें सुखद आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा कि इस लायक मेरा कोई काम नहीं है कि मुझे अभिवंदना जैसी संस्था से सम्मानित किया जाए, लेकिन मैंने अपने अनुरोध को, इस गौरव को
बहुत विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया और संस्था के सदस्यों और संस्था प्रमुख को ये भरोसा देता हूँ, आपने ये चादर इस नौजवान को उड़ाई है तो इस चादर पर कभी दाग नहीं आने दूंगा। जय हिंद। और आपके अभियोग सुनकर और भी अच्छा लगा कि आप हिंदी की सेवा में रत हैं। पत्रकारिता कोई आसान काम नहीं है, तलवार की धाक पर चलना होता है। जरा भी इधर उधर हुए कि या तो गिरे या पथभ्रष्ट हुए। और इस सुमेर की जो अंतिम कड़ी के रूप में श्री सतीश चंद्र सतीश जी हैं, जिन्हें श्री राजेंद्र यादव सम्मान से सम्मानित किया जाना है, उनका परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री जवाहर सिंह गंगवार, जो संस्था के सम्मानित सदस्य भी हैं और एक प्रसिद्ध अधिवक्ता भी हैं। वार्षिकोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर रंजन अवस्थी जी, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित, पूर्व विभागाध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय, जिनका कि आज हमको आशीर्वाद प्राप्त होना है, माननीय संस्था प्रमुख डॉक्टर रईस हरीन जी, संस्था समन्वयक डॉक्टर राजकुमार सिंह जी, उपस्थित विद्वजनों, सभा मंडप में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, आदेश हुआ है डॉक्टर राजेंद्र यादव सम्मान से विभूषित श्री सतीश सतीश का परिचय देने के लिए इस संबंध में मैं दायित्व का निर्वाह करने का कोशिश करूंगा। ग्रामीण परिवेश में पले और बड़े और वहीं कार्यरत श्री सतीश सतीश का जन्म फर्रुखाबाद जनपद के खिलमिनी गांव में 30 जनवरी 1948 को हुआ था। खिलजिया परिवार में जन्मे आपके पिता श्री शीशराम, माता श्रीमती शांति देवी। आपने सर्वप्रथम विज्ञान में, जीव विज्ञान में BSc, तदोपरांत आपने दर्शन शास्त्र में MA करने के बाद आपने कुछ समय तक शिक्षण कार्य किया, लेकिन छात्र जीवन से ही सामाजिक शोषण उत्पीड़न के विरुद्ध सर्वहारा वर्ग की आवाज उठाने के लिए आप सदैव संघर्षरत रहे, चाहे मजदूरों की बात हो चाहे किसानों की बात हो। श्री जवाहर सिंह गंगवार जी, मैं आदरणीय सतीश जी से अनुरोध करूंगा कि मैं प्रधान करें। कमल हरेरा जी भी मंच पर आ जाए। कमल हरेरा जी। अभी थोड़ा आगे आइए। आशीष अध्यक्ष श्री अवस्थी, डॉक्टर सूर्य कुमार दीक्षित जी, डॉक्टर रजनीश हरीन जी और सभी मनीषी साथियों, हाल में बैठे प्रबुद्ध वर्ग साथियों, इस अवसर पर मैं एक अपनी स्मृति जो है वो व्यक्त करना चाहता हूँ कि लगभग 35 साल पहले डॉक्टर रजनीश हरीन जी के अस्पताल में मुझे जाना पड़ा, तो मैंने वहाँ इनकी हाथ की बनाई पेंटिंग्स लगी हुई देखी।
पेंटिंग से मुझे ये तो लगा कि ये डॉक्टर नहीं, ये तो बहुत ही संवेदी कलाकार भी है। लेकिन बाद में फिर इसके बाद जो है तमाम जो है चीज़ें पता लगी कि उनका रुझान फिल्मों में भी है, कहानियों में है, और अरेंजना के साथ साहित्य अन्य विधाओं को, साहित्य को उसकी श्रीवर्धन में ये अपने का समर्पण के साथ लगी हुई हैं। तो पहला परिचय जो अरेंजना के अध्यक्ष हैं उनका मेरा उनके चित्रों से ही हुआ, उनके हाथ के बनाए हुए। तो वहीं से लगा था कि ये केवल डॉक्टर नहीं है, संवेदनशील हृदय भी इनके अंदर है। और साथियों, भाइयों, मैं दर्शन के बारे में और ग्रामीण जीवन के बारे में तो ये अपना कहना चाहूँगा ये कि कुछ इस तरह का शिक्षक काल में ही मुझे इस तरह की प्रेरणा कुछ लोगों के जीवन से मिली कि सही ईमानदारी की जिंदगी खेती से ही मिल सकती है। तो मैं खेती के काम में लग गया और ये भी लगा कि दर्शन शास्त्र का जिस समय अपने कॉलेज में पढ़ता रहा तो उस समय तो किताबों में तमाम भारतीय दर्शन, पश्चिमी दर्शन, ये दार्शनिकों की तमाम अपनी अपनी जो भी प्रस्थापनाएं थी उनका अध्ययन किया। लेकिन कॉलेज छोड़ने के बाद वो किताबें भी दर्शन की मिली जिन्होंने ये कहा कि दर्शन को आकाश से उतारकर धरती पर लाना बड़ा जरूरी है, और वो धरती का वाला दर्शन उस वंचित वर्ग का, उस तमाम दलित वर्ग और जो तमाम जो है दुखों से घिरा हुआ है उससे जुड़ा हुआ वो दर्शन है। के अध्यक्ष आदरणीय अवस्थी जी और व्यंजना की संस्था प्रमुख आदरणीय डॉक्टर सलीम, इस कार्यक्रम के सहयोगी संचालक डॉक्टर राजकुमार जी, मेरी धर्मपत्नी मंजू जी, सभागार में विराजमान सभी साहित्यानुरागी देवियों सज्जनों, सबसे पहले साधुवाद और व्यंजना को इतना सुंदर आयोजन करने के लिए, उसी के साथ साथ बधाई साहित्यकार बंधुओं को जिन्हें आज सम्मानित किया गया है। मेरी एक शुभकामना है कि उनके जीवन का और साहित्यकार जीवन का इसी तरह उत्तरोत्तर और उत्तरोत्तर विकास होता चले। और आखिर में धन्यवाद कि आपने इस पावित्र मौके पर मुझे अपनी बीच उपस्थित होने का अवसर दिया है। मित्रों, मेरे सामने जो विषय है उसके दो पक्ष हैं, हिंदी की दशा और दिशा। दशा का तात्पर्य है इसका अतीत और वर्तमान रूप, और दिशा का तात्पर्य है उसका भविष्य। कभी कभी लोग वर्तमान स्थिति को देखकर शुद्ध और हताश हो जाते हैं। उसी तरह जैसे आधे गिलास पानी को देखकर यह अर्थ निकाला जा सकता है कि गिलास आधा खाली है, और ये भी कहा जा सकता है कि गिलास आधा भरा हुआ है। एक सकारात्मक दृष्टि है, दूसरी नकारात्मक दृष्टि है। मुझे उभय दृष्टियों से इस पर विचार करना है। हिंदी का अतीत लगभग 1500 वर्ष पुराना है। अगर हम पुष्यमित्र को, स्वयंभू को, सरापात को हिंदी का आदि मानते हैं, उनका रचना काल 6वीं शताब्दी का अंतिम चरण है। इस तरह से हिंदी भारत के उन 4-5 महत्वपूर्ण भाषाओं में से है जिन्होंने अपने जीवन के 1500 वर्ष पूरे कर लिए। नियमानुसार इनको क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाता है, शास्त्रीय भाषा की कोटि में उस भाषा को स्थान दिया जाता है। तो इसकी प्राचीनता तो महत्वपूर्ण है ही, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी बहुसंख्यकता। आज संसार में हिंदी बोलने वालों की संख्या, हिंदी समझने वाले, हिंदी लिखने वाले, हिंदी पढ़ने वाले, भाषा के 4 प्रकार के होते हैं। जो किसी तरह से हिंदी से संबद्ध हैं उनकी संख्या 72 करोड़ मानी जा रही है। जयती प्रसाद नौटियाल ने आंकड़ों के साथ ये बात सिद्ध की है और आज तक उनके तर्कों का कोई उत्तर या खंडन नहीं कर पाया है। वो ये है कि ये भाषा संसार के 144 देशों में पहुंचेगी, और इस समय मैंड्रिन के बाद, चीनी भाषा को मैंड्रिन कहा जाता है, उसके बाद बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से संसार की दूसरे नंबर की भाषा है।
तो बहुसंख्यकता भी एक बहुत बड़ा गुण है, एक बहुत बड़ी विशेषता है, उस दृष्टि से भी हिंदी महिमामंडित है। तीसरी बात है उसकी बहुव्याप्ति। हिंदी का स्रोत जहां से भाषा बनी है, आप उस पर विचार करें। हमारी जननी है संस्कृत, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद पाली, उसके बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश की बहुत सारी भाषाएं, संस्कृत भी, मागधी भी, अर्धमागधी भी, प्राचीन भी, महाराष्ट्रीय प्राकृत भी, उन सबसे हिंदी का जन्म हुआ। और देखते देखते ये भाषा विश्व के विभिन्न भाषी रूपों के साथ इस तरह ही मिल गई कि आज उसका शब्द भंडार लगभग 20 भाषाओं की सहायता से निर्मित और विकसित माना जाता है। इस भाषा के विकास में अरबी का योगदान है, फारसी का योगदान है, पश्तो का योगदान है, डच का योगदान है, पुर्तगाली का योगदान है, फ्रेंच और जर्मन और इटालियन का योगदान है, अंग्रेजी का योगदान है, और उसके साथ साथ सर्वाधिक लोक भाषाओं का योगदान है। हिंदी ने अपने दरवाजे, अपनी खिड़कियां, अपने रोशनदान सदैव खोले रखे। और जो भाषा ग्रहणशील भाषा होती है, यानी आनुभद्रा मंत्र के अनुसार जो बाहरी ज्ञान की वायु तरंगों को अपने भीतर समाविष्ट करती रहती है, वो जीवंत भाषा कहलाती है। और यही हिंदी की जीवंतता का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज स्थिति यह है कि हिंदी के फिल्मी गीत विशेष रूप से कहीं किसी भी देश में पहुंच जाते हैं तो वहां के लोग हिंदी गीतों को गुनगुनाने के लिए बाध्य हो जाते हैं, उनके मुरीद हो जाते हैं, उन पर सम्मोहन छा जाता है। मैं कभी कभी प्रश्न करता हूं कि आखिर तमिल के गीत भी हम लोग सुनते हैं, तेलुगु और कन्नड़ के गीत भी हम लोग सुनते हैं, अब उन्हें गुनगुनाने के लिए क्यों नहीं बाध्य होते? वे हिंदी के गीतों को सुनकर क्यों झूमने लगते हैं? मैंने विश्व के बहुत सारे देशों की यात्रा करते हुए अनुभव किया कि जो लोग हिंदी नहीं भी जानते हैं, उनसे मैंने पूछा कि आप हिंदी समझते हैं? कहा नहीं, समझते नहीं है, लेकिन इस गीत में कुछ खास तरह की थ्रिल हमें मिलती है, एक विशेष प्रकार की उत्तेजना प्राप्त होती है और इसको गाना हम पसंद करते हैं। तो अपने गीतों के कारण, अपने संचार माध्यमों के कारण, अपने कार्यक्रमों के कारण अंतिम हिंदी फैलती हुई चली जा रही है। आज विश्व के जिन जिन देशों में हिंदी व्याप्त है, उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक में जहां भारतवंशी बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं, जैसे मॉरिशस है, फिजी है, सूरिनाम है, त्रिनिदाद है, गयाना है, दक्षिण अफ्रीका के देश है, ये भारतवंशी राष्ट्र कहलाते हैं। यहाँ कहीं पर 55% हिंदी भाषी है, कहीं 45% हिंदी भाषी है। लगभग 150 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज गिरगिटिया बनकर जो वहां गए थे और फिर वहीं बस गए। उन देशों में हिंदी एक तरह से राष्ट्रभाषा या दैनिक कामकाज की भाषा के रूप में इस्तेमाल हो रही है। दूसरे वो देश हैं जिनको NRI बहुल देश कहा जाता है, जहां अप्रवासी भारतीय बहुत अधिक मात्रा में है, जिनका खोज में हमारे नवयुवक गए हुए हैं, अमेरिका में है, यूरोप के बहुत सारे देशों में है, गल्फ कंट्रीज में है, खाड़ी देशों में बहुत अधिक मात्रा में, और ऐसे ही संसार के 144 देशों में बिखर गए। और जहां जहां वो गए हैं उनके साथ हिंदी भाषा गई है, क्योंकि अपनी अस्मिता को बनाए रखना दूसरे देश में जरूरी होता है। हिंदी के माध्यम से उनकी भारतीयता अक्षुण्ण रहती है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि सदीक्षित जी का ज्ञान बहुत विशद है और उनको सुनकर हम लाभान्वित होंगे। हिंदी की दशा और दिशा पर आपने जो प्रकाश डाला है बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बताया कि 44 देशों में हिंदी पहुंच चुकी है, लगभग 72 करोड़ लोग से बोल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, इसलिए तो आपका हार्दिक धन्यवाद। इससे पहले कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए अवस्थी जी को आमंत्रित करूँ, मैं अनुरोध करूँगा प्रोफेसर आशा दुबे से कि वे आए और महादेव वर्मा जी के कुछ गीत, 1-2 गीतों का मंचन करने मुझे सुनाए हैं।
लक्ष्य सिद्ध पाए। आदरणीय डॉक्टर ब्रह्मदत्त अवस्थी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका साधुवाद देता हूँ और हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूँ कि उन्होंने इतनी देर बैठ करके हमारे ऊपर बड़ी